नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में। आज की जो क्लास है हमारी न्यूट्रिशन साइंस का मैराथन क्लास चल रहा है और साथ ही साथ जो आज के आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे वो सभी मिक्स क्वेश्चन होंगे। न्यूट्रिशन साइंस में आपको सब्जियों से प्रश्न मिलेंगे, आपके यकृत से मतलब यहाँ पर यकृत के प्रश्न भी आपको मिलेंगे। ठीक है, जो भी न्यूट्रिशन साइंस में और भी बहुत सारे आपको जो खनिज लवण हैं प्रश्न आपको यहाँ पर बहुत सारे देखने को मिलेंगे। और भी इसके अलावा भी प्रश्न उठाए गए हैं, हर जगह से मैंने थोड़ा थोड़ा लेने का कोशिश किया है, क्योंकि मतलब सिर्फ एक टॉपिक लेकर आओ तो आप लोग पसंद नहीं करते हो, तो मैंने मिक्स क्वेश्चन का यहाँ पर कल से स्टार्ट किया है। ठीक है, तो क्लास अच्छी लगी तो कह ही सकती हूँ, आप लोग करते तो हो नहीं, इनफैक्ट आप लोग कमेंट करते हो तब भी ये नहीं सोचते हो कि मैं मैम को कमेंट कर रही हूँ, तब चैनल कम से कम सब्सक्राइब कर लूँ। ठीक है, तो अच्छी बात है, अब क्या ही कह सकते हैं आप लोगों को हमारी। हाँ ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्लास। क्वेश्चन यहाँ पर बन है, निम्नलिखित में से ब्लॉन्चिंग की प्रक्रिया कितने तरीके से की जाती है? ए है 2, बी है 3, सी है 4 और डी है 5। तो जो ब्लॉन्चिंग जो होती है आप जानते हो कब की जाती है? तो ब्लॉन्चिंग खास तौर से तब की जाती है जब हम सीजन की फलों को, सीजनल जो फल वगैरह होते हैं, हालांकि हम घर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रयोग कब किया जाता है? जो सीजनल फल आते हैं और सब्जियां आती हैं, तो हम चाहते हैं कि उनको स्टोर कर लें। क्यों कर लें? क्योंकि एक समय ऐसा आएगा जब इनका सीजन नहीं होगा और उस समय ये हमें मिलेंगी नहीं या फिर बहुत महंगी मिलेंगी। ठीक है, तो इस वजह से हम क्या करते हैं, फल एवं सब्जियों को स्टोर करते हैं, और स्टोर करने के लिए हमें कुछ प्रोसेसेस करने पड़ते हैं जिससे वो ख़राब ना हो, और उसमें एक प्रोसेस होता है ब्लॉन्चिंग का। तो ब्लॉन्चिंग में करते क्या है, सब्जियों को क्या करते हैं, सुखाने से पूर्व उन्हें क्या करते हैं, भाप एवं उबलते पानी में, ठीक है ध्यान रखना किसमें, भाप एवं उबलते पानी में क्या है, ब्लॉन्चिंग की जाती है, उबलते पानी में। ओके, उबलते पानी में क्या करते हैं, ब्लॉन्चिंग करते हैं। थोड़ा बस राइटिंग का इशू रहता है, आप जानते हो मैं उंगली से लिखती हूँ, मेरे पास अब मैं वो चीज़ें कई वीडियो में बोल चुकी हूँ, लेकिन मैं नए बच्चों की वजह से बोलती हूँ, तो थोड़ा राइटिंग का इशू रहता है क्योंकि उंगली से लिखती हूँ इस वजह से। ठीक है, तो उबलते पानी में कुछ समय तक जब रखा जाता है सब्जियों को, या भाप वाले पानी में रखा जाता है सब्जियों को, और उससे क्या होता है, इनके रंग, ठीक है, रंग और इसकी सुगंध जो होती है इस फल एवं सब्जी की, रंग, सुगंध व कलर। ठीक है, रंग, सुगंध, अच्छा रंग तो कलर की बात ही हो गई, मतलब जो इनकी पौष्टिकता होती है, पौष्टिकता को सुरक्षित रखने के लिए ये ब्लॉन्चिंग की जाती है। पौष्टिकता को सुरक्षित, देखो ब्लॉन्चिंग से प्रश्न बनता है, और आप सोचो बार बार एक ही तरीके से प्रश्न बने कि सब्जियों को गर्म पानी से धोते हैं, भाप में धोते हैं, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ब्लॉन्चिंग कहते हैं। तो ये पॉसिबल नहीं है, क्वेश्चन को घुमाया जाएगा। और ब्लॉन्चिंग क्योंकि कई बार पूछा गया है, तो ब्लॉन्चिंग की आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो मैं लगभग जो चीज़ें हैं मेन आपको यहाँ पर बता दूंगी। तो क्यों करते हैं ब्लॉन्चिंग, जिससे कोई भी फूड है, मतलब फल है, सब्जी है, उसका रंग और सुगंध और पौष्टिकता बनी रहे। ठीक है, इसके लिए हम ब्लॉन्चिंग की प्रक्रिया करते हैं। और ये कितने तरीके से की जा सकती है प्यारे बच्चों, ये 2 तरीके से की जा सकती है ब्लॉन्चिंग। अब कौन कौन सी 2 तरीके से, मैंने अभी बोल भी दिया था। एक तो आप कर सकते हो भाप द्वारा ब्लॉन्चिंग, दूसरा आप क्या कर सकते हो, उबलते पानी में ब्लॉन्चिंग। आप पानी को खूब खौलाओ और उसमें क्या है, गर्म पानी में कुछ देर के लिए फल एवं सब्जियों को डाल दो और निकाल दो। ठीक है, और या फिर आप ऐसा करो, किसी बड़े पतीले या भगोने में पानी गर्म करो, उसके ऊपर सब्जियां टांग दो, वो उसकी जो भाप निकलेगी उनमें ब्लॉन्च हो जाएंगी। ठीक है, तो ये 2 तरीके से यहाँ पर ब्लॉन्चिंग की जाती है। लेकिन जो भाप वाली विधि है, इसमें भी 2 विधियों का प्रयोग किया जाता है, इसमें भी 2 विधियों का प्रयोग किया जाता है भाप वाली विधि में, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसको भी कैटेगराइज किया गया है, इसमें भी 2 विधि का प्रयोग किया जाता है, बस भाप देने का तरीका में भी थोड़ा अलग होता है। एक में टांग दिया जाता है, एक में डायरेक्ट, जैसे हम लोग इडली डोसा नहीं पकाते, मतलब मोमोज वगैरह पकाते हैं, ऐसे भाप निकलते हुए किसी बर्तन पे रख दी जाती है इस तरीके से, जाली वगैरह पे। तो ये भी 2 विधि से की जाती है भाप वाला जो काम है। उबलते पानी का समय पूछा जाता है आपसे, और ध्यान रखिएगा जो उबलते पानी से जब हम ब्लॉन्चिंग करते हैं तो उसमें 2 से
8 मिनट तक का समय दिया जाता है, कम से कम 2 से 8 मिनट तक का समय। आपसे पूछा जाए ब्लांचिंग की प्रक्रिया में उबलते पानी में जब सब्जियों को या फलों को डाला जाता है तो लगभग कितने समय तक डालना चाहिए, तो 2 से 8 मिनट तक। क्लियर हुआ? अब आपको ये पूरा ब्लांचिंग समझ में आई होप आ गया होगा। देखो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट था तो ज़्यादा समय लिया, लेकिन ज़रूरी नहीं हर प्रश्न में आपको इतना ही समय दूँ मैं, कुछ जल्दी भी निपट जाएंगे। उबलते पानी में ब्लांचिंग कितने समय तक की जाती है? अच्छा ये प्रश्न भी बना दिया मैंने, तो ये तो आपको अभी बता दिया 2 से 3 मिनट। तो मतलब ऑप्शन देख लो आप, आंसर आपको मैं बता ही चुकी हूँ कितने, 2 से 8 मिनट। ठीक है, 2 से 8 मिनट सी ऑप्शन यहाँ सही होगा। ठीक है, उबलते पानी में ब्लांचिंग कितने 2 से 8 मिनट तक की जाती है। क्वेश्चन है 3, निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा फलों तथा सब्जियों को सुखाया जाता है? ए है धूप में सुखाना, बी है ओवन में सुखाना, सी है मशीनों द्वारा सुखाना, डी है निम्न में से सभी। देखो जब सीजन में सब्जियां वगैरह आते हैं, फल आते हैं, तो उस समय क्या वेस्टेज हो जाती है, उस समय वेस्टेज हो जाती है और सस्ती भी चीज़ मिलती है। वेस्टेज इसलिए हो जाती है, सस्ती बिकती है, चीज़ भी बहुत ज़्यादा होती है, तो पड़ी का मतलब ख़राब होती रहती है। जहाँ पर ये सब्जियाँ आती हैं गाँव वगैरह से, कई बार सब्जियां मंडी में ही ख़राब होती रहती हैं। तो ऐसे में आपके लिए सुनहरा मौका होता है, सस्ती चीज़ मिल रही है, आप खरीदो उसे और उसको क्या है सुखा कर रख लो, जिससे आपके धन की बचत होगी और मौसम में जब उसका सीजन नहीं होगा आपको वैरायटी मिलेंगी। कई बार ऐसा समय आता है आप देखो घरों में कि मार्केट में सब्जी समझ ही नहीं आती है कि क्या लेकर आए। अभी कुछ समय पहले जब गर्मियाँ खूब तेज़ हो रही थी उस समय मार्केट में सब्जी नहीं मिल रही थी, और जो दिख भी रही थी वो देखने में कंडीशन, क्योंकि गर्मी बहुत थी, इतनी ख़राब होती थी कि खरीदने का मन ही नहीं कर रहा था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो मतलब कुछ चीज़ों का टेस्ट जरूर चेंज हो जाता है, लेकिन तब भी हम वैरायटी तो हमें मिल ही सकती है। ठीक है, वैरायटी तो मिल सकती है अगर हम चीज़ें ऐसा सुखा कर रख लें। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। जो हम सुखाते हैं सब्जियों को, उनको हम धूप में भी सुखा सकते हैं, ओवन में भी सुखा सकते हैं, या मशीनों द्वारा मतलब मैकेनिकल ड्राइंग का मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, ओवन ड्राइंग भी कर सकते हैं, या फिर सन ड्राइंग के थ्रू भी हम सब्जियों को मतलब सुखा कर रख सकते हैं। ओके, क्वेश्चन है 4, जेली बनाते समय जेली के जमाव बिंदु की जांच के लिए कितनी विधियों का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है? ये प्रश्न भी बहुत पूछा गया है, नेट में तो ये मल्टीपल टाइम पूछा गया है और वैसे भी पूछा जाता है ये प्रश्न। तो जेली बनाते समय जब हम जेली को चेक करते हैं तो उसमें जांच करते हैं कि जेली जमी है या नहीं। तो जेली की इस जांच में हम क्या 2 विधियों का प्रयोग करते हैं, 3 विधियों का, 4 या 5? तो हम इस समय प्रयोग करते हैं पूरी की पूरी 3 विधियाँ। बी ऑप्शन यहाँ सही होगा। 3 विधियों में पहली विधि होती है गिलास विधि होती है। ठीक है, गिलास विधि होती है। दूसरी विधि होती है सीड टेस्ट की। ठीक है, सीड टेस्ट होता है, पहले गिलास टेस्ट, फिर सीड टेस्ट और फिर प्लेट टेस्ट। मतलब ये 3 टेस्ट में से आप कोई भी टेस्ट अपना सकते हो। ठीक है, प्लेट टेस्ट, कोई भी 3 में से कोई भी अपना सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आपको सारे, मतलब ये 3 विधियां हैं आप जेली को चेक करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। अच्छा, जेली बनती किससे है? अध पके फलों की बनती है। ठीक है, अध पके फल होते हैं जिनमें पेक्टिन की मात्रा क्या होती है? पर्याप्त होती है। अगर आपसे पूछा जाए पेक्टिन किसमें अच्छा मिलता है, तो आपके मन में जाहिर सी बात है, अगर आपने पढ़ा नहीं होगा तो जवाब आएगा कि पके फलों में, क्योंकि हम लोग पके फल ही खाते हैं। लेकिन पेक्टिन जो होती है अध पके फलों में ज़्यादा आपको देखने को मिलती है, और ये जो पेक्टिन होती है यही क्या है, जेली को जमाने में भी योगदान देती है। ठीक है, और कुछ लोग क्या मिलानी भी पड़ती है, अलग से पेक्टिन मिलती है, जिससे क्या आराम से आपका जो है जेली वगैरह जम जाए। क्वेश्चन 5 है, शरीर के ताप को नियंत्रित करता है। ए है हाइपोथैलेमस, बी है थायरॉक्सिन, सी है प्लेटलेट्स, डी है केवल ए। तो यहाँ पर जो है शरीर के ताप को नियंत्रित कौन करता है? यहाँ पर शरीर के ताप को नियंत्रित करता है हाइपोथैलेमस। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। स्टार्टिंग में मैंने 4 क्वेश्चन बना लिए और मैंने भूल गई कि बीपीएससी के हिसाब से अभी प्रैक्टिस चल रही है, तो उसमें मैंने 4 ऑप्शन दिए, फिर मुझे याद आया तो फिर मैंने 5 ऑप्शन भी डाले, और ज़रूरत पड़ी क्योंकि बीपीएससी में भी कई क्वेश्चन ऐसे भी थे जिसमें 4 ऑप्शन थे भी। ठीक है, तो मतलब मैंने बीपीएससी के हिसाब से भी बनाया है और लोगों के हिसाब से भी। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपने देखा क्या है, शरीर के ताप को नियंत्रित करता है, तो कौन करता है? हाइपोथैलेमस करता है। ठीक है, हाइपोथैलेमस के लिए क्या कहा जाता है? इसे थर्मोस्टेट भी कहा जाता है शरीर का थर्मोस्टेट क्यों कहते हैं, अभी हम इसकी भी बात करेंगे। इसे शरीर का थर्मोस्टेट इसे क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि फ्रीजर में आप जाते हो, थर्मोस्टेट लगा होता है जो मतलब क्या करता है, उसके ताप को नियंत्रित करता है, फ्रिज के ताप
आपको नियंत्रित करता है। ठीक उसी तरीके से हमारी बॉडी में हाइपोथैलेमस होता है, जो हमारे जो फीवर है, बुखार है, वो कितना होना चाहिए, 37 डिग्री सेल्सियस से ना कम होना चाहिए ना ज़्यादा होना चाहिए, और 98.6 फ़ारेनहाइट से क्या होता है, ना कम होना चाहिए ना ज़्यादा होना चाहिए। चाहे मतलब सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस रहता है, फ़ारेनहाइट में जब हम मेज़र करते हैं फीवर को तो हमारा नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है, 98.6 तक नॉर्मल माना जाता है। हालांकि आप चेक करोगे तो आपको कभी कभी इससे भी कम मिलेगा, आप मतलब टेम्परेचर आपकी बॉडी का, तो मतलब इतना होना है अगर 98 तक है तो आपको फीवर नहीं है, या 37 डिग्री सेल्सियस है तो आपको फीवर नहीं है। और ये कौन, हाइपोथैलेमस जो है करता है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए 6 है, क्वाशियोरकर के लक्षण हैं। ए है शारीरिक एवं मानसिक विकास रुक जाना, बी है बालों का झड़ना व बच्चों के गाल कड़े हो जाना, ठीक है, या मतलब कड़े हो जाना, व चंद्रमा के समान हो जाना, सी है त्वचा का धब्बेदार व डायरिया होना, डी है केवल बी, या ई है निम्न में से एक से अधिक। अब आप इनको देखिए एक बार और हमें आंसर दीजिए। ठीक है, तो हम बात करेंगे क्वाशियोरकर के लक्षण की। जो क्वाशियोरकर होता है वो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए किसकी कमी से होता है, प्रोटीन की कमी से, प्लस किसकी, मैग्नीशियम की कमी से होता है। ठीक है, मैग्नीशियम की कमी से होता है आपको क्वाशियोरकर। ठीक है, तो इसके लक्षण हैं क्या, शारीरिक एवं मानसिक विकास भी रुक जाता है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर बालों का रंग उड़ जाता है, कैसे हो जाते हैं बाल, रंग झड़ जाना मतलब उड़ जाना, कैसे हो जाते हैं, सफ़ेद व भूरे रंग के बाल हो जाते हैं। यहाँ पर पूछा जाए अगर कलर तो पता होना चाहिए, सफ़ेद या भूरे बाल हो जाते हैं। ठीक है, तो ये भी समस्या होती है, बिल्कुल सही है। उसके साथ साथ चंद्रमा के समान मुख हो जाता है, जिसे हम कहते हैं मून फेस। आपको कई बार एग्जाम में ये देखने को मिला है, मून फेस हम इसी को कहते हैं। कैसे हो जाते हैं, यहाँ पर गाल कड़े हो जाते हैं, चंद्रमा के समान गोल चेहरा दिखता है और गाल काफ़ी कड़े हो जाते हैं, जिसे हम मून फेस कहते हैं। त्वचा क्या होती है, धब्बेदार हो जाती है और डायरिया भी हो जाता है। तो यहाँ पर ई ऑप्शन सही होगा, निम्न में से एक से अधिक। ठीक है, हम बढ़ जाते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में यह प्रोटीन को छोटे अणुओं में तोड़ता है। ए है लैक्टोज, बी है ट्राइसेकेराइड, बी है पेप्सिन, या फिर डी है रेनिन, या फिर ई है निम्न में से एक से अधिक। तो यहाँ पर जो प्रोटीन को क्या करता है, छोटे अणुओं में विभाजित करता है, विभक्त करता है, तो वो करता है कौन, पेप्सिन करता है। लैक्टोज आप जानते हो दुग्ध शर्करा है, दुग्ध शर्करा है, या हम ये कहें दुग्ध शर्करा के साथ साथ क्या है, ये दूध में मिठास पैदा करता है। और उसके बाद भी हम बात करें तो क्या है, ये ग्लूकोज जो कार्बोज है, हमारा कार्बोज है, कार्बोज का मोनो रूप है। ठीक है, कार्बोज का कौन सा है, मोनोसेकेराइड है ये भी ध्यान रखिएगा। ओके, तो ये लैक्टोज के विषय में आपसे कई बार प्रश्न बनते हैं। और ये जो लैक्टोज होता है आप जानते हो कैल्शियम के अवशोषण में बहुत मदद करता है। कैल्शियम के अवशोषण में आपने हमेशा पढ़ा होगा फॉस्फोरस, साथ साथ कैल्शियम का अवशोषण करता है विटामिन डी, और कौन करता है, मैग्नीशियम। लेकिन कैल्शियम का अवशोषण जो है लैक्टोज भी करता है। क्यों, क्योंकि लैक्टोज जो होता है कार्बोहाइड्रेट में पाया जाता है, और जहाँ लैक्टोज होता है वहाँ कैल्शियम होता है, जहाँ कैल्शियम होता है वहाँ लैक्टोज होता है। उदाहरण की बात करें, दूध में कैल्शियम सबसे अच्छी मात्रा में होता है, उसी में लैक्टोज भी अच्छी मात्रा में होता है। तो ये एक दूसरे के अवशोषण का काम करते हैं। ठीक है, रेनिन आप जानते हो क्या है, दूध को दही में कन्वर्ट करता है, ये बच्चों में पाया जाता है। बच्चों में दूध का पाचन करने के लिए ये बहुत आवश्यक माना जाता है। ठीक है, ट्राइसेकेराइड क्या है, ये आप हमें कमेंट में बताएं, ट्राइसेकेराइड किसे कहते हैं। अभी शायद कल की क्लास में हमने इसकी बात भी करी है। क्वेश्चन नंबर 9 है, गृहिणी ड्यूडेनम की लंबाई कितनी होती है, आपको ये बतानी है। गृहिणी ड्यूडेनम सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए है क्या। ठीक है, हम अब आपको ऑप्शन एक बार पढ़ देते हैं फिर बात करते हैं। 1.5 मीटर, बी है 9 मीटर, सी है 10 इंच, या फिर डी है 6 से 7 मीटर, या ई है निम्न में से कोई नहीं। तो ड्यूडेनम हमारी क्या है, छोटी आंत होती है, छोटी आंत का एक पार्ट है। ठीक है, छोटी आंत का फर्स्ट पार्ट है ड्यूडेनम, जिसे हम गृहिणी भी कहते हैं। इसके 3 पार्ट होते हैं, मुख्यतः 3 होते हैं। कौन सा होता है, एक तो गृहिणी, ये ड्यूडेनम होता है। दूसरा क्या होता है, जेजुनम होता है, जेजुनम होता है, जेजुनम। ठीक है, ये अहम है ये। ठीक है, जेजुनम होता है। और तीसरा कौन सा होता है, यहाँ पर इलियम होता है। ठीक है, इलियम होता है। तो ये हमारी क्या है,
छोटी आंत के भाग होते हैं। जो ग्रहणी होता है, ड्यूडेनम होता है, इसका ही हमारे छोटी आंत में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण काम होता है। और इसकी जो अगर हम लंबाई की बात करें तो कितनी होती है, 10 इंच होती है। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि कितनी होती है, 10 इंच होती है। अच्छा, यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिख रहा है 1.5 मीटर, ठीक है। यहाँ पर अगर आपको 5 फीट भी मिल जाए, 5 फीट मिल जाए या 1.5 मीटर मतलब 1.5 मीटर, इसका मतलब हो गया 1.5 मीटर और ये हो गया 5 फुट, ठीक है, 5 फीट, ठीक है। ये किसकी लंबाई है, ये बड़ी आंत की लंबाई है, बड़ी आंत की ये लंबाई हो जाती है। ओके, यहीं पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा है 9 मीटर। 9 मीटर आप बता सकते हो क्या है, तो 9 से 10 मीटर होती है हमारी आहार नाल की लंबाई। सारे ऑप्शन का एक महत्व है, इसीलिए मैंने ये ऐसे ऑप्शन डाले हैं। तो ये लगभग आहार नाल की इतनी लंबाई होती है, 9 मीटर। ये आहार नाल जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो 1 मीटर बढ़ जाता है, टोटल 10 मीटर का हो जाता है। तो आहार नाल एक ऐसा पार्ट है जो हमारी मृत्यु के बाद बढ़ भी जाता है, ठीक है। 10 इंच तो ग्रहणी ड्यूडेनम की लंबाई हो गई। यहाँ पर एक ऑप्शन आपको देखने को और मिल जाता है 6 से 7 मीटर। तो जो 6 से 7 मीटर है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यही तो छोटी आंत की लंबाई है जिसका ये प्रश्न है, ठीक है। छोटी आंत का बच्चा है ड्यूडेनम, ठीक है, छोटी आंत का बच्चा है ड्यूडेनम। तो फिर छोटी आंत क्या है, 6 से 7 मीटर होती है। और बताओ उस बच्चे की लंबाई कितनी है, उसके मतलब ड्यूडेनम की लंबाई 10 इंच है। ओके, तो हमेशा याद रखो भाई, जब छोटी आंत ही 6 से 7 मीटर है तो भाई मीटर में इससे ज़्यादा तो लंबी नहीं हो सकती ना ग्रहणी। जब छोटी आंत पूरी इतनी बड़ी है तो भाई मतलब मीटर में तो ये मुश्किल ही हो सकता है, या हो सकता है तो 1-2 मीटर जा सकता है, लेकिन 10 इंच ही सही है इसकी लंबाई, क्योंकि 3 और भी आते हैं ना। तो ऐसे आप समझो। क्वेश्चन नंबर 10 है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ए है छोटी आंत, बी है बड़ी आंत, सी है यकृत, डी है वृक्क, या ई है केवल ए। तो शरीर की सबसे बड़ी जो ग्रंथि होती है वो होती है यकृत। कितनी, यकृत जो है वजन में कितना होता है, 1.5 kg होता है, ठीक है, 1.5 kg का होता है। इसके भाग पूछे जाएं कितने होते हैं, तो इसके 2 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, 2 भाग होते हैं। यकृत एक होता है लेकिन भाग इसके कितने होते हैं, 2 होते हैं। 2 भाग कौन कौन से होते हैं, तो हम बात करेंगे। एक होता है दायां भाग, ठीक है, दूसरा होता है क्या, बायां भाग होता है। एक होता है दायां भाग, दूसरा होता है बायां भाग। बायां, जो आपका बायां भाग होता है ये क्या होता है, दाएं भाग के मुकाबले कैसा होता है, 5 गुना हल्का होता है, ठीक है। ये 5 गुना कैसा होता है, हल्का होता है। किससे, दाएं भाग के मुकाबले हल्का होता है। पूछा जाता है, ये एग्जाम में प्रश्न बनता है, कितना हल्का होता है, तो 5 गुना ये होता है। कहाँ स्थित होता है, तो ये जो हमारा उदर गुहा होता है उसकी दाहिने ओर, जैसे पसलियाँ होती हैं ना उधर पे, वहीं पर उदर गुहा होता है, ठीक है। तो पसलियों की ओर ये पीछे स्थित होता है, ठीक है, डायाफ्राम के ठीक पीछे। ये भी प्रश्न पूछा है कि यकृत की स्थिति कहाँ होती है, तो पसलियों में डायाफ्राम के ठीक पीछे ये स्थित होता है, ठीक है। इतने प्रश्न आपको आई होप इनफ है। आगे हम बात करते रहेंगे ऐसे ही प्रश्नों की। क्वेश्चन है 11, यकृत बना होता है। ए है पिंडकों का, बी है कैल्शियम का, सी है कोशिकाओं का, डी है केवल है, ई है इनमें से कोई नहीं। तो जो यकृत होता है वो किसका बना होता है, ये पिंडकों का बना होता है, ये सही होगा। और पिंडकें जो होती हैं ये क्या कहलाते हैं, लेव्यूल्स कहलाते हैं। और ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, ठीक है, पीजीटी में आप चेक करके देखिए इसको। पिंडकों का बना होता है, ठीक है। हिंदी में आपको पिंडकों मिलेगा, इंग्लिश में लोब्यूल्स मिलेगा। ओके, तो ये, और अगर पूछा जाए इसका रंग कैसा होता है, यकृत का रंग अगर हम बताएं कैसा होता है, तो ये भूरा होता है, भूरा से लाल हो सकता है, ठीक है, लाल हो सकता है, या फिर ये चॉकलेटी भी होता है, ठीक है। ये 3 कलर इसके विषय में याद रखना, भूरा, लाल और चॉकलेटी। मतलब किसी में हल्का रंग कैसा हो सकता है, किसी में मतलब इन्हीं तीनों में से मिलता जुलता कलर होगा, ठीक है। ये तीनों एक ही के शेड हैं, कुछ डार्क है कुछ हल्का है, ठीक है। ओके, पढ़ते हैं आगे। अच्छा, अगर बात की जाए, ये पिंडक है, पिंडक जो है, पिंडकों को कहा क्या जाता है, तो इनको ग्लीसन्स कहा जाता है। ग्लीसन्स कैप्सूल इन्हीं को कहा जाता है, आपने कई बार पढ़ा होगा ग्लीसन्स कैप्सूल, ठीक है। तो ग्लीसन्स जो कैप्सूल होते हैं वो इन्हीं को कहा जाता है, किनको, पिंडकों को, लेव्यूल्स को, क्योंकि इन्हीं से ये यकृत जो है बना होता है, ग्लीसन्स कैप्सूल से, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इन्हीं में जो पित्त की कोशिकाएँ होती हैं, जो पित्त कोशिकाएँ होती हैं, जो पित्त रस का श्रावण करती हैं,
हैं वो कोशिकाएं अगर पूछा जाए कहाँ फैली होती हैं तो यही पिंडकों में, या फिर आप कहोगे ग्लिसरॉल जो ग्लिसन्स कैप्सूल होते हैं इन्हीं में ये कोशिकाएं पित्तरस की फैली होती हैं। बढ़ते हैं आगे। अच्छा, यहाँ पर एक मिस्टेक मैंने की, ये प्रश्न जो है पिंडक सही है तो लेकिन आंसर होगा डी, केवल ए सही है। ठीक है, ये चीज़ एग्ज़ाम में यही चीज़ तो ध्यान रखनी होती है जो अभी मैंने मिस की। ठीक है, एग्ज़ाम क्रैक पढ़ते तो सब हैं लेकिन एग्ज़ाम दिमाग से चलता है। अब यहाँ पर मैंने ऑप्शन देखा लेकिन ये नहीं ध्यान दिया कि डी पे मैंने ये भी पढ़ा है कि केवल ए, तो ये आंसर होगा डी वाला। क्यों? क्योंकि यहीं पर केवल ए लिखा है ना, और तो आंसर है नहीं, तो डी और सही होगा। ठीक है, ये होता है। मैं रोज़ पढ़ा रही हूँ तब भी मिस्टेक कर गई, तो आप सोचो आप लोग जो पढ़ाई छोड़ देते हो आप कितनी बड़ी मिस्टेक करते हो। वसा का पाचन ठीक प्रकार से हो सके इसके लिए आवश्यक है पित्तरस, एंजाइम, पेप्सिन, हिपेरिन या निम्न में से एक से अधिक। यहाँ पर भी प्यारे बच्चों हमारा राइट आंसर होगा, अभी तो बताया पित्तरस, लेकिन ऐसे प्रश्न मैं बना देती हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे एक्स्ट्रा जानकारी आपको देनी होती है। यह कैसा होता है पूछा जाए तो ये कैसे रंग का होता है? गाढ़े रंग का होता है पित्तरस। ये कई बार पूछा गया है, आप एक बार प्रैक्टिस करिए। गाढ़े हरे पीले रंग का होता है ये। ठीक है, पीले रंग का क्या है? तरल पदार्थ है पित्तरस। ठीक है, तरल पदार्थ होता है ये। इसमें पाया किया जाता है, सर्वाधिक मात्रा इसमें पानी की होती है। फिर इसमें कुछ श्लेष्मा चिपचिपा पदार्थ भी होता है। उसके बाद इसमें लवण होते हैं, पित्त लवण, जिनको हम लवण आप जानते हैं किसे कहते हैं? मिनरल्स को कहते हैं, खनिज को कहते हैं। मतलब इसमें कुछ लवण पाए जाते हैं। कुछ पित्त वर्णक होते हैं, भाई आप जान रहे हो, पिगमेंट जिसे कहते हैं, पित्त पिगमेंट जो वर्णक होते हैं, सॉरी, ठीक है, बाइल पिगमेंट कहते हैं, पित्त वर्णक कहते हैं। पित्त वर्णक क्या है? आपको मैंने बताया ये हरे पीले रंग का होता है, तो ये क्या है? ये वर्णक है, कलर दे रहा है इसको। ठीक है, हरा है और पीला सा पित्त होता है। ठीक है, तो ये होते हैं पित्तरस के विषय में कुछ प्रश्न। इसके साथ ही अगर हम बात करें ये किसका अवशोषण करता है, किसके अवशोषण में मदद करता है, तो लौह के अवशोषण में, फॉस्फोरस के अवशोषण में, विटामिन ए के अवशोषण में। ये प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। विटामिन ए के अवशोषण में, साथ ही साथ डी के अवशोषण में, साथ ही साथ ई के अवशोषण में, साथ ही साथ के अवशोषण में ये मदद करता है पित्तरस। एक का नहीं, वसा का तो पाचन करता ही है, साथ साथ में इतनी सारी चीज़ों, और पित्त नहीं है तो इन चीज़ों का अवशोषण क्या होगा? प्रभावित होगा। ठीक है, एंजाइम आप जानते हो बहुत सारी प्रक्रिया हमारे शरीर में एंजाइम की मदद से ही होती हैं। ठीक है, डाइजेशन है, पाचन है, इनमें बहुत सारे एंजाइम वर्क करते हैं। पेप्सिन एक प्रोटीन है। ठीक है, और इसके बाद करेंगे हिपेरिन भी एक प्रोटीन है जो क्या है? रक्त को पतला रखने का कार्य करती है। रक्त को ये जमने नहीं देती है, जमने नहीं देती। जब चोट फेट लगती है और विटामिन के रक्त को जब जमाता है तो ये हिपेरिन का क्या होता है? वहाँ पर एक्टिव नहीं रहता है। ठीक है, इनएक्टिव हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हिपेरिन क्या होता है? इसकी मतलब कोई काम नहीं होता है। जब हमारा विटामिन के रक्त को जमाता है उस समय हिपेरिन इसमें अनुपस्थित हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 13 है, पित्तरस निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन में सहायक है? ए है भारी धातुओं के, बी है हानिकारक जीवाणुओं के, सी है कोलेस्ट्रॉल के, डी है केवल सी, ई है निम्न में से एक से अधिक। तो यहाँ पर जो पित्तरस है ये उत्सर्जन भी करता है भाई। इसी मतलब पित्तरस का काम सिर्फ डाइजेशन नहीं है, वसा का बहुत सारे काम है। ठीक है, तो ये भारी धातुओं का उत्सर्जन भी कराता है। ठीक है, शरीर के से बाहर उसको निष्कासित कराना। डी है हानिकारक। आप जानते हो जो हमें क्या होता है, कभी कभी वॉमिट सी लगती है, डकारें खट्टी आती हैं, तो उस समय क्या होता है हमारे शरीर में कुछ अनहेल्दी जीवाणु जो है प्रवेश कर जाते हैं, या कुछ हमने भारी धातु ऐसी खा ली होती है जो हम नहीं डाइजेस्ट कर पाते हैं, तो पित्त के थ्रू वो बाहर निकल जाती है, हमें वॉमिट वगैरह होती है। उस समय ये वॉमिट होना बहुत ज़रूरी हो जाता है और फिर हम सही हो जाते हैं। ठीक है, और कोलेस्ट्रॉल का भी ये क्या करती है? उत्सर्जन कराती है। तो यहाँ ई है निम्न में से एक से अधिक। अब कोलेस्ट्रॉल का उत्सर्जन कैसे करा रही है? क्योंकि वसा का पाचन हो रहा है। वसा का जब सही से पाचन होगा, सही से बॉडी में यूज़ होगा तो कोलेस्ट्रॉल नहीं जम पाएगा। या तो आप बहुत ज़्यादा वसा ले रहे हो तो जमेगा। ठीक है, अगर आप नॉर्मल ले रहे हो तो आपका जो पित्तरस है उसका अवशोषण अच्छे से करा देगा। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल में को जमने ही नहीं देगा, मतलब उसका अवशोषण कर देगा। तो यहाँ ई ऑप्शन सही होगा, निम्न में से एक से अधिक। ये सारे काम करता है पित्तरस। क्वेश्चन है 14, यकृत के कार्य हैं। ए है कार्बोज व प्रोटीन के चयापचय में सहायक, बी है वसा व विटामिन के चयापचय में सहायक, सी है खनिज लवण के चयापचय में सहायक, डी है केवल बी, ई है निम्न में से एक से अधिक। आप जानते हो मेटाबॉलिज्म का काम क्या होता है? चयापचय का काम क्या होता है? जब आपका डाइजेशन हो गया है पूरी खाने का, आहार का, और आपको वहाँ से क्या है सबसे सिंपल चीज़ें मिल गई हैं, जैसे प्रोटीन को पचा तो क्या एमिनो एसिड मिल गया, कार्बोज पचा तो ग्लूकोज मिल गया, वसा पचा तो क्या है मतलब लिपिड में कन्वर्ट हो गया। तो क्या होगा यहाँ पर?
बात कर रहे थे चयापचय की। तो क्या है, अब ये सब चीज़ अपने सिंपल फॉर्म में आ गई हैं। अब क्या होगा, अवशोषण का चयापचय का काम होगा भाई। अब अवशोषण का काम होगा चयापचय का, तो यही कार्बोज का भी चयापचय कराता है। ठीक है, चयापचय मतलब मेटाबॉलिज्म कराता है। वसा व विटामिन का चयापचय भी कराता है और खनिज लवण के चयापचय में भी सहायक है, मतलब निर्माणकारी कार्य करने लगेगा। भाई ग्लूकोज क्या हुआ, चला जाएगा बॉडी को एनर्जी देने, प्रोटीन चला जाएगा बॉडी की निर्माण के लिए, वृद्धि के लिए, और चयापचय यही काम तो कराता है भाई। दो काम करता है ना, एक तरफ मतलब सबसे सिंपल फॉर्म में तोड़वाता है चीज़ों को, दूसरी तरफ फिर निर्माण करता है एनाबॉलिज्म के माध्यम से। कैटाबॉलिज्म में न्यूट्रिशन को छोटे छोटे टुकड़ों में ही डिवाइड करता है, सिंपल फॉर्म में डिवाइड करता है। और उसके बाद एनाबॉलिज्म में क्या करता है, ये जो निर्माणकारी कार्य हैं वो वाली कार्य ये करता है चयापचय। ठीक है, तो ये कार्बोज और प्रोटीन का चयापचय कराने का मतलब है जो ग्लूकोज है उसको कहाँ ले गए, यकृत में क्या कराने, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाए भैया। ग्लाइकोजन क्योंकि उपयोग हो चुका, जितना जरूरी था शरीर में उपयोग हो गया, वो काम उसने करा दिया। अब बची गया ग्लूकोज, अब क्या करें भाई, तो यकृत से कहा भाई इसे स्टोर कर लो, जब कभी जरूरत पड़ेगी तो हम तुमसे ले लेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, ये सब चीज़ें ये किसके माध्यम से हो रही, चयापचय के माध्यम से हो रही है। तो यहाँ पर ई ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन है 15। देखो यही चीज़ है कि उस क्वेश्चन की पैटर्न, हमारा उद्देश्य यहाँ पर ये नहीं होना चाहिए जैसे हमने वहाँ पर मेटाबॉलिज्म पढ़ा और वहीं पर ख़त्म कर दिया, अच्छा यही है मेटाबॉलिज्म, अब उसको लागू कर रहे हो। इस प्रश्न में अगर आपने मेटाबॉलिज्म को सच में पढ़ा होता तो यहाँ पर आपको उसी चीज़ को लागू करना था इस प्रश्न में। ठीक है, कि भाई चयापचय क्या था, अगर आपने उसको यहाँ लागू कर दिया होता तो ये प्रश्न सही हो जाता। ठीक है ना। क्वेश्चन 15 है, प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन कितने ग्राम सब्जियों की आवश्यकता होती है, 100 से 200 ग्राम, 50 से 150 ग्राम, सी है 200 से 250 ग्राम, या डी है 280 से 300 ग्राम। तो कोई भी व्यक्ति है उसको प्रत्येक दिन मतलब डेली रूटीन में अपनी इतनी सब्जियां खानी चाहिए। कितनी, डी ऑप्शन सही होगा, 280 से 300 ग्राम तक सब्जी हर व्यक्ति को खानी चाहिए, क्योंकि सब्जियों में क्या होते हैं, विटामिन होते हैं, खनिज होते हैं, कुछ मात्रा में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट भी होता है। ओके, आपको जब पता है आयरन भी हमें हरी पत्तेदार सब्जियों से मिलता है, तो कम से कम 280 से 300 ग्राम तक हमें सब्जियां अपने डेली के आहार में शामिल करनी चाहिए। ठीक है, और क्या करती हैं, हमारे शरीर में जो वेस्ट होती हैं वही सब्जियों में आपको पता है फाइबर्स भी होते हैं, खासतौर से पत्ते वाली सब्जियों में, तो हमारे पेट को साफ करने का, आंतों को क्लीन करने का काम करती हैं, तो ये इसलिए हमें खानी चाहिए। सूखे फल एवं सब्जियों को सुरक्षित रखा जा सकता है, ए हवाबंद डिब्बे में, बी है टीनों के डब्बे में, सी है एल्केथिन के पैकेटों में, डी है ए तथा बी दोनों, या ई है निम्न में से एक से अधिक। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा क्या होगा, अब आप लोग डी आंसर दे रहे हो हमें मालूम है, लेकिन यहाँ ई ऑप्शन सही है, क्योंकि हम हवाबंद डब्बे में भी रख सकते हैं, टीन के डब्बों में भी स्टोरेज की जाती है। पहले के समय में ज़्यादातर चीज़ें टीन के डब्बों में स्टोर की जाती थी और आज के समय में भी होती हैं। एल्केथिन के पैकेटों में भी कर सकते हैं, तो ई ऑप्शन हमारा यहाँ बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है, अच्छा स्टोरेज जब हम करते हैं तो किसकी, मान लो यहाँ पर सूखे फल एवं सब्जियों की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर कितना, जब हम स्टोरेज करते हैं तो इन फल एवं सब्जियों में कितना जलांश जो है समाप्त हो जाता है, क्योंकि हमने सुखाने के बाद ही स्टोरेज की है, तो कितना जलांश जो है बिल्कुल समाप्त होना चाहिए, नहीं तो सब्जी खराब हो जाएगी, फल खराब हो जाएंगे। तो होगा कितना, 70 to 95% जो है जलांश खत्म होना चाहिए। जैसे किसमें से आप देखते हो, अगर आपको उदाहरण को मैं दे रही हूँ, आप लोग सोचते होगे सूखी सब्जियों में पानी कहाँ होता है, तो मैं समझाने को बता दूँ। जैसे सूखे फल सब्जियों की बात हो रही है तो अंगूर है, अंगूर से किशमिश बनती है, किशमिश में पानी होता है, आप समझिएगा। तो ऐसे ही किसी में 70% तक, अब किशमिश में तो अच्छा भला पानी नज़र आता है क्योंकि उसे दबाओ तो वो खूब पानी जैसी भरी हुई जूसी लगती है। ठीक है, ऐसे ही कुछ सब्जियां हैं उसमें मतलब बहुत ज़्यादा पानी सुखाना पड़ता है, तो 95% तक। तो एक रेशियो लेना है आपको फल एवं सब्जियों, क्योंकि यहाँ पर पर्टिकुलर कोई फल एवं सब्जी नहीं पूछी गई। तो 70 to 95% तक जो है पानी यहाँ पर सूख जाता है, उसका जलांश तब स्टोर की जाती है। क्वेश्चन नंबर है 17, वयस्कों के लिए कैल्शियम व फास्फोरस का अनुपात होना चाहिए। ए है 1:1, बी है 1:2, सी है 2:1, डी है 2:2। तो क्वेश्चन आपने देख लिया होगा, जो वयस्कों के लिए कैल्शियम व फास्फोरस का अनुपात कितना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर होना चाहिए कितना, 1:2। ठीक है, 1:2 होना चाहिए, बी ऑप्शन सही होगा। क्यों होना चाहिए 1:2, मतलब 1 अनुपात क्या होना चाहिए, कैल्शियम का, और 2 अनुपात होना चाहिए फास्फोरस का। भाई फास्फोरस का अनुपात यहाँ पर ज़्यादा होता है, कैल्शियम का कम होता है, तभी कैल्शियम का सही से अवशोषण यहाँ पर हो पाता है। ठीक है, तो याद रखना जो फास्फोरस है वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण होता है हमारी बॉडी का। आप जानते हो हमारी बॉडी में बॉडी जो होती है 4% खनिज लवण से बनी हुई होती है, जिसमें 2% अकेले कैल्शियम का होता है,
1% किसका होता है भाग हमारे शरीर में किसका होता है, फॉस्फोरस का होता है। ठीक है, 1% भाग कितना होता है, फॉस्फोरस का होता है। तो एक वयस्क के शरीर में ये अनुपात होना चाहिए यहाँ पर 1:2। ठीक है, 1:2। क्लियर हुआ। बढ़ते हैं आगे। अगर हम बात करें हमारे मतलब फास्फोरस की थोड़ी सी बात अगर करें तो ये जो फास्फोरस होता है ये हमारे शरीर की में क्या करता है, कैल्शियम फॉस्फेट के रूप में, मतलब फास्फोरस की अगर हम बात करें तो कैल्शियम फॉस्फेट के रूप में हमारे शरीर में ये हड्डियों में, दांतों में उपस्थित, मतलब हड्डियों में उपस्थित होता है। किस रूप में, कैल्शियम फॉस्फेट के रूप में। क्लियर हुआ, फॉस्फेट के रूप में ये उपस्थित होता है। और ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। और ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, लगभग जो ये कैल्शियम फॉस्फेट होता है 80% होता है। ठीक है, 80% होता है। यहीं पर अगर 20% की बात करें तो ये 20% कहाँ पाया जाता है, कोमल ऊतकों में पाया जाता है, कोमल ऊतकों में पाया जाता है यहाँ पर। और साथ ही साथ तरल पदार्थों में पाया जाता है, जो बॉडी में हमारे तरल पदार्थ होते हैं, ग्लोबुलस वगैरह होते हैं, उसमें पाया जाता है। ठीक है, इतना बात करते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। फास्फोरस सर्वप्रथम कार्बनिक यौगिक के रूप में बदलता है। ए है यकृत में, बी है बड़ी आंत में, सी है छोटी आंत में, डी है अग्न्याशय में, ई है निम्न में से एक से अधिक। तो जो फास्फोरस होता है हमारे शरीर में जब जाता है तो यह जाकर छोटी आंत में किस में बदल जाता है, ये कार्बनिक यौगिक में बदल जाता है। यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा, छोटी आंत में। ठीक है, तो जो फास्फोरस होता है कार्बनिक यौगिक, क्योंकि अकार्बनिक पदार्थ है, आप जानते हो फास्फोरस एक खनिज है, तो खनिज क्या होते हैं, अकार्बनिक होते हैं। अकार्बनिक होते हैं तो इनको पहले क्या है होना है, कार्बनिक में कन्वर्ट होना है, तभी ये शरीर में हमारे निर्माणात्मक और नियामक कार्य कर पाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए ये सबसे पहले जाएंगे किसके, छोटी आंत के पास, और ये अकार्बनिक से कार्बनिक में कन्वर्ट होंगे। ठीक है, अकार्बनिक से ये पहले कार्बनिक में कन्वर्ट होंगे। ठीक है, तब जाके हमारे शरीर में इसका अवशोषण हो पाएगा फास्फोरस का। नहीं तो जब इसका ही अवशोषण नहीं होगा तो ये समझो आप, ये कैल्शियम का अवशोषण कैसे कराएगा। इसका संचय अगर हम बताएं कितना होता है तो ये संचय इसका होता है 20%। किसका, फास्फोरस का संचय 20% होता है। कहाँ होता है, ऊतक व हृदय में होता है, सॉरी ऊतक व द्रव्य में होता है। ठीक है, ऊतक व द्रव्य में ये होता है। ओके, ऊतक व द्रव्य में इसका संचय होता है 20%। 80% संचय की बात करें तो वही बात हो गई जो अभी हमने बताई, कहाँ होगा, हड्डियाँ तथा दांतों में होगा। लेकिन यहाँ पर जो 80% संचय हड्डी तथा दांतों में हो रहा है, यही कैल्शियम फॉस्फेट कहलाता है। ठीक है, विसर्जन की हम बात कर लें तो इसका विसर्जन किसके माध्यम से होता है, फास्फोरस का, तो ये होता है मूत्र के, यूरिन के थ्रू ये होता है। ओके, ये बहुत सारे हमारे शरीर में काम करता है, जैसे कि एटीपी के निर्माण में ये सहायक है। एडिनो ट्राइफॉस्फेट जो होती है, आप जानते हो माइटोकॉन्ड्रिया में ये बनती है, ये हमें ऊर्जा देने का काम करती है। इसके निर्माण में भी सहायक है फास्फोरस। ठीक है, और तो आपको पता है ये अम्ल क्षार का संतुलन करता है, कैल्शियम के शोषण में सहायक है, ऊर्जा का उत्पादन कराने में सहायक है, तभी ये देखो एटीपी बना रहा है। ठीक है, ये एटीपी ही है एक तरीके का जो ऊर्जा देता है हमें। ठीक है, और पौष्टिक तत्वों के परिवहन के लिए भी सहायक है। तो फास्फोरस के बहुत सारे कार्य हो जाते हैं। क्वेश्चन है 19। गुर्दे के द्वारा निकाली सोडियम की मात्रा को नियंत्रित करता है। ए है यकृत ग्रंथि, बी है थायराइड ग्रंथि, सी है एड्रीनल ग्रंथि, डी है निम्न में से सभी, ई है निम्न में से कोई नहीं। तो गुर्दे द्वारा निकाली हुई जो सोडियम की मात्रा होती है उसको अगर नियंत्रण करने की बात है तो वो करती है एड्रीनल ग्रंथि। ठीक है, इसी सोडियम की अगर हम दैनिक मांग की बात करें, दैनिक मांग जो होती है कितनी होती है हमारे शरीर में, एक नॉर्मल व्यक्ति के शरीर में, तो ये होती है 2 से 6 ग्राम डेली। ठीक है, पर डे 2 से 6 ग्राम पर डे इसकी आवश्यकता होती है, जो किस रूप में होती है, सोडियम क्लोराइड के रूप में होती है। ठीक है, सोडियम क्लोराइड की रूप में हमारे शरीर के लिए इसकी आवश्यकता होती है। कहाँ इसका मतलब हम बात कर रहे थे किसकी, नियंत्रण की, सोडियम के नियंत्रण की बात कर रहे थे, तो ये होता है एड्रीनल ग्रंथि द्वारा इसका नियंत्रण जो है होता है। ठीक है, क्वेश्चन है 20। हमारे शरीर के ऊतक में उपस्थित अम्ल क्षार के संतुलन को नियंत्रित में रखता है फास्फोरस, क्लोरीन, सोडियम, कैल्शियम, यानी ई है निम्न में से एक से अधिक। तो यहाँ पर जो प्रश्न है बहुत ध्यान से समझना इसको। रक्त में उपस्थित जो अम्ल क्षार का संतुलन होता है वो कौन करता है, तो सीधे आंसर याद रखना, खनिज लवण इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और खनिज में चाहे फास्फोरस हो, चाहे क्लोरीन हो, चाहे सोडियम हो, चाहे कैल्शियम हो, खास तौर से बात करेंगे तो पोटेशियम भी। ठीक है, ये हमारे शरीर में क्या होते हैं, अम्ल क्षार के संतुलन को भी नियंत्रित करते हैं।
खनिज लवण, ठीक है। अम्ल क्षार ब्लड जो है आप जानते हो कितना पीएच होता है, 7.4 होता है, ठीक है, 7.4 होता है। तो ये हल्का क्षारीय होता है। कैसा हो गया, हल्का क्षारीय है। तो ये सब जो नियंत्रण चल रहा है रक्त में, ये सब कौन कर रहे हैं, ये खनिज लवण हमारी बॉडी में करते हैं। इसके अलावा भी ये बहुत सारे काम करते हैं। जल का संतुलन भी लगभग ये सभी करते हैं। हमारी जो मांसपेशियों में संकुचन होता है, विमोचन होता है, उनको भी ये कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो ये सारी, हृदय की धड़कन को भी लगभग ये सोडियम है, पोटेशियम तो नियंत्रित करते ही करते हैं, 2 अगर से ज़्यादा नहीं तो, ठीक है। ऐसे आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी होंगी। और ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जो कंफ्यूज करते हैं, क्योंकि इतने सारे खनिज हैं, लगभग 24 प्रकार के खनिज लगभग में आते हैं। कहीं 20 खनिज भी दिए हैं, कहीं 22 दिए हैं और कहीं 24 भी दिए हैं। तो ये तीनों प्रश्न पूछे जाते हैं। कहीं ऑप्शन में 20 दिख जाता है, हालांकि ऐसे अमीनो एसिड में भी रहता है, कहीं 20 मिलेंगे, कहीं 22 मिलेंगे, ठीक है, कहीं 22 मिलेंगे। तो ये थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है, लेकिन लगभग 24 तक खनिज लवण होते हैं। तो जिसमें जो होता है, ये सारे खनिज लवण अपना कुछ ना कुछ योगदान जरूर विशेष तौर पर देते हैं, ठीक है ना। तो निम्नलिखित में से कैल्शियम की सर्वाधिक मात्रा प्राप्त होगी। ए है दाल व तेल बीज से, बी है दूध दही व पनीर से, सी है मछली मुर्गी व फल से, डी है दूध पाउडर से, ई है निम्न में से कोई नहीं, ठीक है। तो निम्नलिखित में से जो कैल्शियम की सर्वाधिक मात्रा होगी हमें कहाँ से प्राप्त होगी। अगर हम कहें कैल्शियम मिलता कहाँ कहाँ है, तो दाल व तेल बीज में भी मिलता है, दूध व दही पनीर में भी मिलता है, मछली व मुर्गी और फल में भी मिलता है, लेकिन सर्वाधिक पूछा जा रहा है आपसे, तो डी ऑप्शन सही होगा। दूध पाउडर में सबसे ज़्यादा कैल्शियम हमें मिलता है। क्वेश्चन है 22, पोटेशियम की कमी से होने वाले प्रभाव हैं। ए है आलस्य व चिड़चिड़ापन, बी है कार्यों में अरुचि व क्रोधी स्वभाव, सी है हृदय गति में असंतुलन, डी है केवल सी, ई है निम्न में से एक से अधिक। तो पोटेशियम की जो कमी से होने वाला अगर हम प्रभाव की बात करेंगे तो ये आपके बेटा सभी हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं, निम्न में से एक से अधिक आंसर सही होगा। व्यक्ति आलसी हो जाता है, आलसी होने के साथ साथ उसकी कार्यों में अरुचि हो जाएगी, और अरुचि होने के बाद क्या है, चिड़चिड़ापन होगा, जिससे उसे क्रोध आएगा। और ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि हृदय गति में असंतुलन है, भाई कंट्रोल ही नहीं है उसका अपने इमोशंस पे, अपने हार्ट पर, किसी भी चीज़ पर। तो ये ऑप्शन हमारा यहाँ बिल्कुल सही हो जाता है। अच्छा, पोटेशियम के विषय में एक बहुत अच्छा पॉइंट है मेरे पास, ठीक है। पोटेशियम आरडीए के हिसाब से अगर पूछा जाए, ठीक है, ये याद कर लेना, मुझे याद आ गया अभी। आरडीए 2020 में कितना मतलब बताया गया है पोटेशियम, तो ये दिया गया है 3500 कितना 3500 मिलीग्राम डे, ठीक है। 3500 मिलीग्राम डे जो है आपको पोटेशियम रोज़ नॉर्मल व्यक्ति को लेना ही चाहिए, ठीक है। इसके अलावा अगर हम आरडीए के बाद अगर बात करें, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके विषय में होते हैं। हमारे प्रतिदिन की जो हमारी नॉर्मल आवश्यकता होती है वो कितनी होती है, 1.5 to 6 ग्राम तक। एक नॉर्मल, जैसे हम बुक के हिसाब से जो क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं, आरडीए अलग पूछा जाता है, लेकिन जो हमारी बुक में छपे हुए प्रश्न हैं वो अलग पूछे जाते हैं। तो प्रतिदिन हमें 1.5 से 6 ग्राम तक पोटेशियम लेना होता है, लगभग इतना हमें लेना चाहिए, ठीक है। क्योंकि कुछ आपका उत्सर्जित हो जाएगा, कुछ शरीर में स्टोर भी, हल्के वैसे मिनरल्स हैं बहुत ज़्यादा स्टोर नहीं होते हैं, पर हाँ तब भी हो जाते हैं, ठीक है। विटामिन्स नहीं, मिनरल्स तो स्टोर होते हैं, विटामिन जो है नहीं स्टोर होते हैं, विटामिन कम स्टोर होते हैं, मिनरल्स तो रहते हैं स्टोर, ठीक है। खनिज रहते हैं हमारे शरीर में स्टोर। तो और यहाँ पर बात करेंगे कितना पोटेशियम हमारी बॉडी में परमानेंट जो है उपस्थित रहता है, तो लगभग 250 ग्राम ये शरीर में उपस्थित रहता है, क्योंकि मैंने बताया पोटेशियम खनिज होते हैं वो हमारे शरीर में उपस्थित रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कितना, 1.5 से 6 ग्राम तक हमें डेली लेना चाहिए, जिसमें 250 ग्राम जो होता है हमारे शरीर में प्रतिदिन स्टोर भी रहता है। एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में लगभग मैग्नीशियम उपस्थित होता है, ये व्यक्ति लिखा है, ठीक है। व्यक्ति के शरीर में मैग्नीशियम कितना होता है, 10 से 15 ग्राम, 15 से 20 ग्राम, 20 से 25 ग्राम, या डी है 20 से 28 ग्राम। तो यहाँ पर डी सही होगा, 20 से 28 ग्राम तक होता है जो है मैग्नीशियम हमारे शरीर में उपस्थित होना चाहिए एक प्रौढ़ व्यक्ति के शरीर में, ठीक है। जिसमें 70% भाग की अगर बात करें, जो 70% भाग होता है वो क्या करता है, अस्थियों में फॉस्फेट बाइकार्बोनेट के रूप में रहता है। पूछा जाता है किस रूप में रहती हैं चीज़ें, तो क्या हो गया, फॉस्फेट व बाइकार्बोनेट, ठीक है, बाइकार्बोनेट के रूप में रहेंगे, बाइकार्बोनेट के रूप में रहेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, ये इसका 1/5वां भाग किस में रहता है, 1/5वां भाग जो होता है हमारे कोमल ऊतक हैं या प्रोटीन है उनके साथ मिलकर, आप जानते हैं प्रोटीन में भी मैग्नीशियम पाया जाता है, उपस्थित रहता है, ठीक है। बढ़ते हैं, अगर बात करें 2020 के आरडीए में कितना बताया गया है, 2020 के आरडीए में इसकी बात भी की गई है, कितना बताया गया है आरडीए के विषय में, 20 के आरडीए में कितना बताया गया है, तो यह है 4 मिलीग्राम
4 मिलीग्राम डे, ठीक है, प्रतिदिन 4 मिलीग्राम तक आपको ये लेना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से मैग्नीशियम की कमी देखी जाती है। डायरिया से पीड़ित व्यक्तियों में, नशे की आदत वाले व्यक्तियों में सी है ए बी दोनों, डी है केवल ए। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा। जो मैग्नीशियम की कमी होती है व्यक्तियों में वो ज़्यादातर किसमें होती है, या तो डायरिया से कोई व्यक्ति पीड़ित रहता है, हमेशा डायरिया रहता है, या जिन्हें नशे की आदत होती है उनको, ठीक है। अच्छा, इनकी कमी से क्या हो जाता है ये भी पूछा जाता है। तो मांसपेशी थकान होगा, नाड़ी संस्थान में क्षोभ मतलब क्या होता है, चुभन सी महसूस होती है, चिड़चिड़ापन होगा, ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगा। और आपको हमने एक चीज़ और बताई है, क्वाशियोरकर में भी ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, मतलब क्वाशियोरकर के लिए भी मैग्नीशियम जो है जिम्मेदार होता है। हमारे रक्त में कितना होता है, 1.6 तक रहता है मैग्नीशियम, कितने 100 ml ऑफ ब्लड, ठीक है। 100 ml अगर ब्लड है तो उसमें कम से कम 1.6 मिलीग्राम तक क्या होता है, 1.5 मिलीग्राम तक हम कह सकते हैं मैग्नीशियम रहता है। यही जो हमारा रक्त का सीरम होता है, मतलब ये रक्त में क्या होता है, प्रोटीन होता है, तो भाई ये तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो रक्त सीरम में कितना होता है, 2 से 3 मिलीग्राम तक जो होता है ये रहता है मैग्नीशियम। ये छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं और यही कॉम्पिटिशन को टफ करते हैं। क्वेश्चन 25 है, शरीर की सभी कोशिकाओं में सल्फर की उपस्थिति होती है। यह है सिस्टीन के रूप में, बी है मीथियोनिन के रूप में, सी है ए बी दोनों, डी है केवल ए। तो यहाँ पर होगा दोनों सही। जो हमारे शरीर में सल्फर होता है, आप जानते हो सल्फर भी प्रोटीन में पाया जाता है, ठीक है। 3% तक सल्फर जो होता है प्रोटीन में पाया जाता है। इसमें ये उपस्थित रहता है सिस्टीन के रूप में भी, मिथियोनिन के रूप में। अब ये सिस्टीन और मिथियोनिन क्या है, ये है एमिनो एसिड, ठीक है, एमिनो एसिड हैं। ये कौन से वाले हैं, ये आवश्यक हैं, ठीक है, आवश्यक हैं, ओके, आवश्यक हैं, ये आवश्यक एमिनो एसिड के ये रूप है, ओके। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से सल्फर युक्त महत्वपूर्ण यौगिक है। ए है ग्लूटाथायोन, बी है फास्फोप्रोटीन, सी है ग्लाइकोप्रोटीन, डी है निम्न में से कोई नहीं, या ई है निम्न में से एक से अधिक। तो जो हमारा सल्फर युक्त जो प्रोटीन है महत्वपूर्ण वो है ग्लूटाथायोन। याद रखिएगा क्या होगा, ग्लूटाथायोन। यहाँ पर आंसर हमारा बिल्कुल सही होगा। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 27, आहार में कौन कौन सी रासायनिक परिवर्तन होते हैं ये जानने का प्रयास सबसे पहले किसने किया। यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर हो जाता है कौन सा होगा बताइए, हिप्पोक्रेटस होगा, सेटोरियो होगा, रीमर होगा, या एंटोनी लेवाइजर होगा। तो अभी आपको पता है मैंने इससे पहले जो क्लास करी थी, शायद फर्स्ट मैराथन थी, उसमें हमने इन तीनों के विषय में बताया। लेकिन अब हमें पता है बहुत से लोग नए होंगे या कुछ लोग भूल गए होंगे, तो मैं कहूँगी वो वीडियो देख लें। नहीं तो थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। सेटोरियो कौन थे, हमने बताया था इनके 2 नाम हैं, या तो सेटोरिया और एक कभी कभी सेक्टोरियम भी लिखा मिलता है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था, 16वीं शताब्दी की या 17वीं शताब्दी की बात है, क्या किया था इन्होंने, सर्वप्रथम एक तो याद रखना, जो चयापचय संबंधी, सर्वप्रथम चयापचय मेटाबॉलिज्म जो होता है, चयापचय संबंधी इन्होंने क्या किए, प्रयोग किए, ठीक है। सबसे पहले प्रयोग इन्होंने किए चयापचय संबंधी। यहीं पर हम बात करें कौन, एंटोनी लेवाइजर की पहले हम बात कर लेते हैं, ये महत्वपूर्ण है हमारे लिए। ये कौन है, मार्गदर्शिता हैं किसके, पोषण विज्ञान के मार्गदर्शिता हैं। इन्होंने मार्ग दिखाया पोषण विज्ञान में। कैसे दिखाया, क्योंकि जो हमारी चयापचय की प्रक्रिया है भाई, यहाँ पर इन्होंने, हमने बताया सेटोरियो ने क्या किया, सबसे पहले प्रयोग किया था चयापचय के संबंध में, लेकिन ये बहुत ज़्यादा कुछ शायद बता नहीं पाए। क्यों, क्योंकि जो पोषण विज्ञान के मार्गदर्शिता कहे गए कौन, एंटोनी लेवाइजर। क्यों कहे गए, क्योंकि इन्हीं ने पहली बार चयापचय की प्रक्रिया को जो है स्पष्ट किया। चयापचय की प्रक्रिया को स्पष्ट करने वाले कौन है, तो ये एंटोनी लेवाइजर, इन्होंने स्पष्ट किया इस प्रक्रिया को। और प्रयोग किसने किए, सेक्टोरियो ने करे, ठीक है। साथ ही साथ मार्गदर्शिता की मैंने बात की, और इन्होंने एक चीज़ और बताई थी, बहुत इंपॉर्टेंट थी इनकी, पाचन के बाद जो भोजन होता है ऊर्जा एवं शक्ति में बदल जाता है, ये बात भी इन्हीं ने बताई थी। ऊर्जा एवं शक्ति में जो भोजन बदलता है पाचन के बाद, वो चीज़ किसने, इन्हीं ने बताई थी, ठीक है। क्लियर हो गया। रीमर है, रीमर ने पक्षियों पर जो होता है चयापचय संबंधी प्रयोग किया, ठीक है। इन्होंने ये प्रश्न मतलब पूछा जा सकता है कहाँ प्रयोग किया, तो चयापचय से ही संबंधित है, लेकिन इन्होंने पक्षियों पर किया। तो क्वेश्चन आपको 28 का आंसर 27 का ए ऑप्शन सही था, पता चल गया होगा। भारत में आहार संबंधी सर्वेक्षण सर्वप्रथम किसने किया, ए है 1940। सर्वप्रथम कब किया गया, किसने किया नहीं, सर्वप्रथम कब किया गया। तो भारत में आहार संबंधी जो सर्वेक्षण है सबसे पहले कब किया गया, क्या 1944 में किया गया, बी है 1960 में किया गया, या सी है 1941 में किया गया, या डी है 1961 में किया गया। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा क्या,
1960, बी ऑप्शन सही होगा। आहार संबंधी सर्वेक्षण जो है 1961 में भी एक काम हुआ था, जब सेटोरियो ने क्या किया था यहाँ पर सेटोरियो ने 1561 में क्या किया था, सबसे पहले पोषण विज्ञान के अध्ययन की शुरुआत की थी। पोषण विज्ञान के अध्ययन की शुरुआत कहाँ हुई है, सेटोरियो ने की, कहाँ की, इटली में। ये इटली देश था, ठीक है। हाँ, ये चीज़ हुई थी, मुझे याद आ रहा, मतलब मैं 1961 से कंफ्यूज हो रही थी, 1561 में हुआ था ये काम, ठीक है। तो 1960 में ये काम हुआ। अगर यहीं पर हम बात करें 1944 में, तो क्या हुआ, भारत में सबसे पहले RDA जो चार्ट आप पढ़ते हो, तो ये चार्ट एक हिसाब से सबसे पहले भारत में उसी समय बनाया गया था 1944 में। 1941 में कहाँ बना था, एक ऑप्शन है 1941 सी वाला, या ये अमेरिका में बनाया गया था, ठीक है। मनुष्यों की दैनिक आहार की जो मांग की सूची है उसी को हम RDA के हिसाब से कहते हैं। तो ये अमेरिका में बनाई गई थी सबसे पहले 1941 में, फिर भारत में बनाई गई 1944 में, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 29। दक्षिण भारत में पोषक अनुसंधान समिति की स्थापना किसके प्रयासों से की गई? ए है रिचर्ड, बी है रॉबर्ट ब्राउन, सी है रॉबर्ट मैकेरिसन, डी है निम्न में से सभी। तो ये काम किया गया किसके प्रयासों से? रॉबर्ट मैकेरिसन ने ही क्या किया था, इन्होंने दक्षिण भारत में पोषक अनुसंधान समिति की स्थापना की। ये समय था, पूछा जाए तो 1929 का, ठीक है। ये समय था 1929 का। ऐसे CFTRI की स्थापना कब की गई थी, ये पूछा जाता है बहुत ज़्यादा प्रश्न आपसे। CFTRI की स्थापना कब की गई? ये की गई थी 1950 में, ध्यान रखिएगा 1950 में। ओके, बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 30। आहार की प्राथमिकता वाली बीमारी इनमें से नहीं है। ऐसी बीमारी बतानी है जो आहार की प्राथमिकता वाली नहीं है। ए है डायबिटीज़ व पेप्टिक अल्सर, बी है लीवर के रोग व पाचन मार्ग के विकार, सी है बुखार व अतिसार, डी है उपर्युक्त सभी। तो यहाँ हमारा जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? सी ऑप्शन, बुखार व अतिसार। देखो, बुखार है, डायरिया है, एक समय में होता है, आप दवाई भी ले लो और ठीक हो जाते हो। लेकिन डायबिटीज़ है, पेप्टिक अल्सर है, लीवर के रोग हैं, पाचन के विकार हैं, इसमें आपको आहार का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो ये आहार की प्राथमिकता वाली बीमारी कही जाती हैं, ठीक है। तो जो बीमारियां होती हैं लगभग 2 तरीके की होती हैं। किससे? उपचारात्मक पोषण की दृष्टि से। उपचारात्मक पोषण की दृष्टि से बीमारियां 2 तरीके की होती हैं। एक होती है आहार की प्राथमिक आवश्यकता वाली, जो ये लिखा हुआ है। दूसरी होती है आहार की द्वितीयक आवश्यकता वाली। ये द्वितीयक आवश्यकता वाली बीमारियों में आती हैं, एक तो बुखार हो गया, अतिसार हो गया, कब्ज हो गया। इनमें मतलब आप जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि आपको मतलब बहुत ज़्यादा आहार को वो करना है, ठीक है। यकृत के रोग जैसे पीलिया है, उसमें भी बहुत ज़्यादा आपको ये नहीं कि हमेशा आहार कोई अच्छा सोचा है, यहाँ पर दवाइयों का प्रयोग ज़्यादा अच्छा रोल प्ले करता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका कौन सा? सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। पढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 31। भोजन पकाने की मौलिक व आसान विधि है। ए है उबालना, बी है भाप में पकाना, सी है तलना, डी है सेंकना, ई है निम्न में से सभी। तो भोजन पकाने की जो मौलिक विधि की हम बात करें तो वो होती है उबालना, ठीक है। मौलिक विधि भी कहते हैं इसको, और आसान विधि भी माना जाता है, ठीक है। तो आसान विधि या मौलिक विधि की बात करें उबालना होगा। यहीं पर एक प्रश्न और बनता है, जो मतलब एक प्रश्न बनता है सर्वोत्तम विधि। भोजन पकाने की अगर सर्वोत्तम विधि आपसे पूछी जाए कौन सी है, तो वो सर्वोत्तम विधि हो जाती है भाप में पकाना, बी ऑप्शन। सर्वोत्तम विधि क्यों कहते हैं? इसमें जो होता है क्या है, भोजन जो है पूरा जलमग्न नहीं होता, इसलिए इसमें पोषक तत्व आपके बचे रहते हैं, ठीक है। पोषक तत्व नहीं जाते हैं ज़्यादा, मतलब नुकसान नहीं होता है पोषक तत्वों का। ओके, क्वेश्चन नंबर 32 है। यह अप्रत्यक्ष ऊष्मा का उपयोग कर ओवन में खाना पकाने की विधि है। और साथ ही साथ अभी जो हम बता रहे थे भाप में पकाना, उससे भोजन सुपाच्य होता है, पचने अच्छे से डाइजेस्ट भी हो जाता है, ठीक है। तो यह अप्रत्यक्ष ऊष्मा का उपयोग कर ओवन में खाना पकाने की विधि है। ए है उबालना, बी है सूखी ऊष्मा में पकाना, सी है भाप में पकाना, डी है भूजना, ई है निम्न में से एक से अधिक। तो यहाँ पर हो जाएगा भाप में पकाना। जो भाप में हम भोजन पकाते हैं तो उसमें क्या अप्रत्यक्ष ऊष्मा का प्रयोग किया जाता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन 33 की तरफ। प्रेशर कुकर में भोजन बनाते समय इससे अधिक नहीं भरना चाहिए, मतलब पानी को इससे अधिक नहीं भरना चाहिए। भोजन आप पका रहे हो तो पानी को इससे अधिक नहीं भरना चाहिए। पानी को यहाँ पर प्रेशर कुकर में भोजन बनाते समय पानी को, यहाँ पर समय के बाद आएगा, पानी को इससे अधिक नहीं भरना चाहिए। 1/3 से अधिक, 1/4 से अधिक, या फिर 2/3 से अधिक, या डी है निम्न में से कोई नहीं। तो प्रेशर कुकर जो है सी ऑप्शन सही होगा, इससे अधिक उसमें सामान नहीं भरना चाहिए, नहीं तो
प्रेशर कुकर पर ज़्यादा लोड पड़ सकता है, फटने का डर हो सकता है या कुकर ख़राब होने का डर रह सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 है, भोज्य के पदार्थ में मिलावट के लिए प्रमाणित चिन्ह ISI की शुरुआत कब हुई? ए है 1951 में, बी है 1952 में, सी है 1953 में या डी है 1954 में। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा 1952, बिल्कुल सही हो जाएगा। जो 1952 है वो सही हो जाएगा। इसमें अगर सुधार की बात आपसे की जाए कि ISI जो चिन्ह है इसका जो एक्ट था या जो भी था उसमें सुधार कब हुआ, तो 1961 में हुआ। ठीक है, क्या करता है ये? गुणवत्ता को प्रमाणित करता है। किसी भी वस्तु की गुणवत्ता को यहाँ पर प्रमाणित किया जाता है और जब गुणवत्ता प्रमाणित हो जाए तो इसको लगाया जाता है ISI को। ठीक है, यहीं पर अगर हम बात करें, एक और आया 1937 में आया था एगमार्क। 1937 आपको यहाँ नहीं मिल रहा है, मैं बता दे रही हूँ, क्योंकि एगमार्क भी क्या होता है, वस्तु के भौतिक एवं रासायनिक गुणों की जांच करता है। भौतिक एवं रासायनिक गुणों की जांच करता है कौन? आपका एगमार्क। ठीक है, एगमार्क। और ये कब आया? 1937 में आया। भौतिक व रासायनिक गुणों की ये जांच करता है और तब अगर सही होने पर क्या होता है, ये लगाया जाता है। इसमें ये भी देखा जाता है जो इंग्रेडिएंट्स आपने किसी भोज्य पदार्थ में डाले हैं तो वो ठीक हैं या नहीं है। ठीक है, खास तौर पर एगमार्क किस पर लगाया जाता है? कृषि उत्पाद पर लगाया जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 35, FPO को कौन जारी करता है? FPO की बात हो रही है। फल उत्पाद जो मतलब अधिनियम है या फिर फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर भी कहते हैं इसको, फूड प्रोडक्ट ऑर्डर, PRODUCT, प्रोडक्ट ऑर्डर भी इसको कहते हैं। ठीक है, ऑर्डर इसको कहते हैं, बोलते रहो तो थोड़ा दिमाग घूम जाता है। ठीक है, फूड प्रोडक्ट ऑर्डर इसका जो है फुल फॉर्म होता है, कब आता है? ये 1955 में आता है। 1955 में आता है। यूनिसेफ, खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय, WHO दिया है, ICDS दिया है और इनमें से एक से अधिक। तो यहाँ पर जो होगा क्या होगा? बी ऑप्शन सही होगा। खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय जो है इसको जारी करता है और जो भी फल उत्पाद आपके हो जाते हैं जैसे कि जैम है, जेली है, स्क्वैच है, इन सब पे ये लगाया जाता है। ठीक है, निर्जलित पदार्थ जो होते हैं, अचार कैसा होता है? निर्जलित पदार्थ का उदाहरण है, तो उस पर भी ये लगाया जाता है और ये जैम जेली भी निर्जलित पदार्थ में ही आएंगे। ठीक है, तो बात करेंगे मतलब FPO की बात कर रहे थे। इसके बाद यूनिसेफ की बात करें तो 1946 में आया। ठीक है, 46 ये 19 है। ठीक है, 1946 में आया। ये 1948 में आता है, 48 में आता है 19, और ICDS के आता है 1975 के करीब में आता है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अच्छा, आज 35 क्वेश्चन रहे क्लास में। क्लास कैसी लगी हमें बताना नहीं भूलिएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ये आदत हो गई इसलिए बोल दिया, लेकिन मेरा मन बिल्कुल नहीं था, एकदम से मुंह से निकल गया। क्योंकि आप लोग सुनते तो हो नहीं। तो मिलते हैं ऐसी वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।